Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, आपका द प्रिंट के नए शो कोट अनकोट में स्वागत है। मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर हमारी ये नई वीडियो सीरीज़ कोट अनकोट लाए हैं, जिसमें हम आपको पिछले हफ्ते की बड़ी कोट डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए 3 ऐसी कोट डेवलपमेंट्स है, तीनों ही सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। पहली कोट डेवलपमेंट है कांवड़ यात्रा के बारे में, जिसके ऊपर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली बार जब कांवड़ यात्रा हुई थी 2019 में, तब 3.5 करोड़ से ऊपर लोग उत्तराखंड हरिद्वार में वहाँ दर्शन करने पहुँचे थे और लगभग 2 से 3 करोड़ कांवड़ियों ने यूपी में भी कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। इस मुद्दे पर लेकिन कोविड-19 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। जी अपूर्वा, दरअसल बात ऐसे शुरू हुई कि जो उत्तराखंड सरकार है उसने इस साल की कांवड़ यात्रा को खारिज कर दिया, मगर यूपी जो एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत हज़ारों की संख्या में कांवड़ियाज इस यात्रा में शामिल होते हैं, यूपी ने इसको खारिज करने से मना कर दिया। उनके मुताबिक ये यात्रा इस साल होनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से इस यात्रा से काफ़ी लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई हैं। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी 14 जुलाई को, जिसको कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को कोर्ट में समन किया। और बिल्कुल उस दिन कोर्ट की जो बेंच है बहुत क्लियर शब्दों में ये कहा कि ये यात्रा नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो कोविड की वजह से जो एक थर्ड वेव कि जो फियर एक लोगों में है वो अभी भी है, तो कोविड पूरी तरह से गया नहीं है। तो इसकी सुनवाई दोबारा से 16 जुलाई को ही, और उस हेयरिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के काउंसिल भी मौजूद थे, उत्तराखंड के काउंसिल भी मौजूद थे, और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए। तो सेंटर ने अपनी तरफ से ये दलील रखी कि कांवड़ियों को, इतने ढेर सारे कांवड़ियों को हरिद्वार तक जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मगर उन्होंने एक तरीके से सजेशन भी ये दी कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड दोनों अगर चाहें तो अपने राज्य में कुछ ऐसी जगहों पे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ताकि जो कोविड से जुड़े हुए नियम हैं उनका उल्लंघन ना हो। मगर यूपी सरकार ने बेंच के सामने बहुत क्लियर शब्दों में ये बोला कि वो इस यात्रा को करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कि मैंने जैसे आपको पहले बोला, क्योंकि बहुत लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स इससे जुड़ी हुई हैं। परंतु जो बेंच थी वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुई, बिल्कुल खुश नहीं हुई। जस्टिस नारिमन ने बहुत साफ शब्दों में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को ये बोला कि ये यात्रा इस साल नहीं हो सकती, और उनको कहा अगर आप इस डिसीजन को वापस नहीं लेते हैं तो हम आपको ऑर्डर देंगे, निर्देश देंगे कि इस यात्रा को खारिज कर दिया जाए। तो उसी पे उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक और मौका दिया है, कहा है आप इस डिसीजन को रिकंसिडर करिए और हमारे पास वापस मंडे को दोबारा आइए और बताइए कि आपका क्या डिसीजन हुआ है। कोर्ट ने एक बहुत अहम बात बोली इसमें अपूर्वा, उन्होंने ये बोला कि जो कोविड की वजह से लोगों में खौफ फैल गया है, वो हम सबकी एक ऐसा अहम अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वो है राइट टू लाइफ, उसको बहुत ही अफेक्ट करता है। तो इसलिए अगर आप ये यात्रा रखेंगे या इसको कंटिन्यू करेंगे, इससे बहुत लोगों की जान को खतरा हो सकता है, और वो जो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 है उसको अफेक्ट करेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट का ये मानना है कि इस यात्रा को इस साल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और कोर्ट ने राइट टू हेल्थ की भी काफ़ी बात की। कोर्ट ने कहा कि जो हमारा स्वास्थ्य के ऊपर अधिकार है वो सबसे पहले आता है, और हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी वैसे रिलीजियस सेंटिमेंट जिनकी यूपी सरकार बात कर रही थी, कोर्ट ने कहा ये सब राइट टू हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के अधिकार के बाद आते हैं। बिल्कुल ठीक।
और इस बार का हमारे पास जो आपके लिए दूसरा केस है वो है सिडिशन के ऊपर, यानी कि राजद्रोह, जो कि सेक्शन 124A आईपीसी के अंदर आता है। आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं, काफ़ी चर्चा में भी है ये सेक्शन आजकल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ इस समय याचिकाएं दर्ज हुई हैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के लिए। प्रोविज़न जो है बहुत ही पुराना है, ये आज़ादी के पहले का प्रोविज़न है और कई बार इसके बारे में ऐसी बात की जाती है कि इसके अंदर कई प्रसिद्ध लोग जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, कईयों को इसके ऊपर केस झेलने पड़े थे, उनके ऊपर 124A का चार्ज लगाया गया था। सेक्शन 124 आखिर कहता क्या है? बेसिकली सेक्शन 124 ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह से, चाहे शब्दों से बोलकर या लिखकर या संकेतों के थ्रू भी भारतीय सरकार के खिलाफ घृणा या अवमान या किसी तरह का डिसअफेक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उन्हें कोशिश करते हैं या कर भी लेते हैं, ऐसे में उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 3 साल की सज़ा हो सकती है। अब इस पे जजमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट आई है, बस 2 जजमेंट्स के आपको बारे में बताऊंगी संक्षेप में। एक थी केदारनाथ सिंह की जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बात की। कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो इसको डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया इस पर। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह यानी कि सेडिशन का चार्ज तभी लगाया जा सकता है जब उनकी भाषा या उनके लेख में किसी तरह की हिंसा उत्पन्न करने की बात की गई हो, या फिर उनका जो इंटेंशन है वो ऐसा डिसऑर्डर पैदा करने वाला इंटेंशन हो। इसके अलावा कोर्ट ने कहा, ये संबंध कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया और कहा कि ये संबंध होना ज़रूरी है किसी के भी के खिलाफ राजद्रोह का केस लाने के लिए। और इसी के ऊपर एक और जजमेंट आया बलवंत सिंह का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके फैक्ट्स बहुत ही दिलचस्प हैं एक्चुअली। इसमें 2 लोग थे जिनको कोर्ट ने इस सेडिशन के चार्ज से बरी किया, कोर्ट ने उन्हें अक्विट कर दिया, और इन 2 लोगों ने पब्लिक प्लेस में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि 1-2 लोगों के ऐसे 1-2 बार कोर्ट ने कहा कैजुअल स्लोगन्स, कोर्ट ने इन्हें कैजुअल स्लोगन्स बुलाया, और कोर्ट ने कहा कि 1-2 लोगों के ऐसे 1-2 बार कहीं पे ऐसे कैजुअल स्लोगन लगा लेने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका उद्देश्य था सरकार के प्रति घृणा लाने का या किसी तरह का डिसअफेक्शन या अवमान लाने का, ऐसा उनका इंटेंशन था। तो अब ये 2 इम्पॉर्टेंट केसेस आए हैं, लेकिन फिर भी हमने पिछले कई सालों में देखा है कि सेडिशन को कई लोगों के खिलाफ उन पर ये चार्ज लगाया गया, और इसी के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी बिल्कुल एक्चुअली इन दोनों जजमेंट्स के बावजूद जो है इस सेक्शन का बहुत मिसयूज़ होता है। पुलिस जो है एक छोटे से छोटे प्रोटेस्ट के केसेस में भी ये सेक्शन जो है लोगों के खिलाफ यूज़ करती है। अब जैसा अपूर्वा ने बताया, ये इस सेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज की गई है। काफ़ी पिटिशंस फाइल हुई हैं। सबसे पहले पिटिशंस फाइल हुई थी 2 जर्नलिस्ट के द्वारा, एक मणिपुर बेस्ड है और दूसरे छत्तीसगढ़ हैं, और इन 2 पिटिशंस पे 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस भी इशू कर दिया है। मगर 15 जुलाई को जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस NV रमन्ना, उनकी बेंच ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दिए इस सेक्शन को लेके। उनका ये मानना है कि ये सेक्शन जो है बहुत ही गलत तरीके से इन्वोक किया जाता है। काफ़ी बार जो है इन सेक्शंस को एक रिवेंज, एक बदले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और उन्होंने जो देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल, उनको भी ये प्रश्न पूछा, क्या हमारे इंडियन पीनल कोड में इस सेक्शन का रहना ज़रूरी है। उनका ये मानना है कि 75 साल हो गए हमारी देश को आज़ादी मिली हुई, क्या हमारे को इस सेक्शन का रखना अनिवार्य है। ये सेक्शन जो ब्रिटिशर्स हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ इस्तेमाल करते थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को भी बार बार एम्फसाइज़ किया कि ये सेक्शन जो है इसका केवल मिसयूज़ होता है, इसको ठीक से यूज़ नहीं किया जाता। माना कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिनमें कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करी गई हैं, मगर उसके बावजूद पुलिस जो है इसको एक तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस बात को भी बार बार दोहराया कि चूँकि ये सेक्शन नॉन बेलेबल है और इसमें ट्रायल भी चलता रहता है, तो लोग जो हैं अक्सर जेल में बंद रह जाते हैं क्योंकि इसमें बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। अब इन्हीं सब सवालों को उन्होंने अटॉर्नी जनरल के सामने रखा है और अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि आप अपना व्यू बताएं और हमको कोर्ट को आके बताएं कि आपका क्या मानना है।
एक इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी कोर्ट ने कहा इस सेक्शन के मिसयूज़ के बारे में बात करते हुए। कोर्ट ने बोला कि इस सेक्शन का इस तरह से मिसयूज़ हो रहा है कि मानो किसी को आरी दी गई हो कुछ बनाने के लिए, एक पेड़ काटने के लिए, और वो एक पेड़ काटने की जगह उसने पूरा जंगल काट दिया हो। अब जो तीसरा केस हम अपने दर्शकों को आज बताएंगे, उस केस में अपूर्वा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है और वो सवाल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को लेके है। कोर्ट ये पूछना चाहती है, एग्जामिन करना चाहती है कि किस हद तक कोर्ट्स सरकारी डिसीजंस में हस्तक्षेप कर सकती है और स्पेशली ऐसे समय में जब कोविड फैल रहा है। एक्चुअली कोर्ट का ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन उस समय आया जब उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका पे बहस चल रही थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया है। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी डायरेक्शंस दी थी और एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट भी दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो राज्य की स्थिति है कोविड के दौरान वो केवल राम भरोसे चल रही है। हाई कोर्ट ने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, उन पे काफ़ी टिप्पणी करी थी क्योंकि उनका ये कहना था कि हेल्थ में बहुत चीज़ें हैं जो हो सकती हैं मगर हुई नहीं है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सरकार को ये बोला था कि आपको सारे हॉस्पिटल्स में ये इंश्योर करना चाहिए कि ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। ऐसे हॉस्पिटल्स में जिनमें 30 बेड से ज़्यादा हैं उनमें आपको ज़रूर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लगाने चाहिए। और उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी थी कि 1 महीने में एटलीस्ट 20 एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए। अब इन सब डायरेक्शंस को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और इसी याचिका की हेयरिंग के दौरान कोर्ट की जो बेंच है जिसमें जस्टिस विनीत शरण इस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस उठाए जिसमें उनका ये मानना था कि कोविड जैसी स्थिति में जहाँ पे सब लोगों को मिलके जुटकर काम करना चाहिए, वहीं पर क्या कोर्ट इस तरह की डायरेक्शंस दे सकती है और अगर दे भी सकती है तो किस हद तक दे सकती है। क्या कोर्ट ये सरकार से पूछ सकती है कि आपने जो वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस करी हैं वो वैक्सीन्स किस तरह की हैं? क्या कोर्ट ये सरकार को कह सकती है कि नहीं आपको 4 नहीं 5 या 6 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है? क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्ट का मानना है, ये सारी चीज़ें मेडिकल एक्सपर्ट्स ही डिसाइड कर सकते हैं, कोर्ट्स नहीं डिसाइड कर सकती। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भद्रा आई थिंक इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन के बस एक दिन पहले ही सोमवार को जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। वो एक कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। पहले तो उन्होंने बोला कि देश के जो आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह के कानून है या बाकी आपराधिक कानून भी है, उन्हें जो लोग सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं सिर्फ उनको एक तरह से पनिश करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लोगों को हरास करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी बात की, कोर्ट के एक रोल की एक तरह से बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की। हाँ जी, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला कि कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इस पैंडेमिक के दौरान। कई तरह के इश्यूज़ के ऊपर कोर्ट ने बात की और जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये एक्नॉलेज किया कि कई बार इसकी वजह से लोगों ने इसे जुडिशियल एक्टिविज़म या जुडिशियल ओवररीच का भी नाम दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी कोर्ट को ये दिखे कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह से बाधित कर रहा है तो कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के एक संरक्षक की तरह आगे बढ़कर इसे रोकना चाहिए। इनफैक्ट उनकी स्पीच में उन्होंने वैक्सीनेशन की भी बात की। अब हमें पता है वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में बताया। हाँ, ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। कोर्ट ने बहुत ही इस पे चर्चा की थी। पहले जो केंद्र था उसकी पॉलिसी ये थी कि 45 साल से ऊपर के लोगों को केंद्र फ्री में वैक्सीनेशन देगा और 18 से 44 साल तक के लोगों को राज्य सरकारें और प्राइवेट हॉस्पिटल के पास पैसे देकर वैक्सीनेशन लगवाना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी को देखा था, इस पर चर्चा की थी, इसको एग्जामिन किया था और कोर्ट के हिसाब से ऊपरी तौर पर पहली नज़र में कोर्ट को ये लगा था कि ये वैक्सीनेशन पॉलिसी सही नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है। और सिर्फ इतने से ऑब्जर्वेशन पर
के बाद ही केंद्र ने अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में कई बदलाव लाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसकी बात की किस तरह से इनफैक्ट कोर्ट को एक प्रोएक्टिव रोल भी अदा करना चाहिए। हाँ, तो मेरे ख्याल से अपूर्वा, जो जस्टिस विनीत शरण का ऑब्जर्वेशन था वो एक तरीके से बहुत ही अलग था जस्टिस चंद्रचूड़ के ऑब्जर्वेशन से। तो जो जस्टिस शरण का ऑब्जर्वेशन है वो यही दिखलाता है कि किस तरह के सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि हमारे पास अलग अलग बेंचेस हैं, तो हर बेंच का एक अपना अलग व्यू होता है, एक अलग ओपिनियन होता है। इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी स्पीच में भी ये कहा था, बिल्कुल यही बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा क्योंकि छोटी छोटी बेंचेस होती हैं तो ऐसे कई बार होता है कि दो अलग बेंचेस सेम चीज़ पर दो अलग तरह की टिप्पणी दे या दो अलग तरह की ऑब्जर्वेशंस दे और अपने ओपिनियन रखे। लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव नोट भी इस पे दिया कि इसकी वजह से ही कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ ले पाता है और लोगों के लिए और ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। धन्यवाद।